हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 अगस्त के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे और साथ में आपको बहुत ही वाइब्रेंट सा आज बैकग्राउंड मिलने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक। और जैसा कि रोज़ हम लोग कोटेशन से शुरुआत करते हैं, आज भी कोटेशन लिया गया है और कोटेशन महात्मा गांधी जी का है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टुडे। ये बहुत ही सिंपल सा कोटेशन है जो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि आपका जो फ्यूचर है, जो भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं या अपने लिए आप सोचते हैं, उसमें आज जो आपके कदम हैं वो बहुत मैटर करते हैं। यानी कि आज जो आपके कार्य हैं वही ये तय करेंगे कि आपका फ्यूचर किस तरीके का होगा। ये महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले ही कहा है और ऐसे कोटेशंस को हम हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी लगता है हमें कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बात हो रही है जहाँ पे हमें फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में बात करनी है, तो वहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। नाउ डिस्कशन में आज हम लोग आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, एक आईआर का होगा। सियोल यानी कि साउथ कोरिया को लेकर के लिखा गया है। साउथ कोरिया, चाइना, अमेरिका और साथ में इंडिया का क्या अभी किस तरीके का रिलेशन है और आगे और डेवलपमेंट हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्या दिक्कतें हैं, क्या फेलियर सामने आ रहे हैं और क्या करना चाहिए, इसके बारे में आर्टिकल में दिया गया है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में कुछ अच्छे बैकग्राउंडर को भी डिस्कस करेंगे। तो आज देखिए आपको पता चलेगा साउथ चाइना सी के कुछ मैप और लोकेशंस को मैं आपको दिखाऊंगी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड उसके बाद FOIP, डू यू नो ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। गॉस्मिया पैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है। कौन कौन से देश के बीच में ये पैक्ट हुआ है और किस चीज़ से संबंधित है, ठीक ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्वाड के बारे में आप जानते हैं पहले से, क्वाड के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आज एक ब्रीफ आपको क्वाड का ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्या रूल रेगुलेशंस हैं, क्या बातें अभी चल रही हैं, किस तरीके के पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं, ये भी हम लोग जानेंगे आज के डिस्कशन में। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है सारी चीज़ों को। और आज आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं आंसर राइटिंग करने के लिए। पहला सवाल आपको साउथ चाइना सी पर पूछा गया है। क्या आपको नहीं लगता कि साउथ चाइना सी का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज चाइना जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया के पर्सपेक्टिव खास करके। और उसमें जो साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक जोन में अभी जिस तरीके से रिलेशंस बदल रहे हैं, वहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और मेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसी एंगल से आंसर राइटिंग करनी है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट वाला, इसमें भी आपको आंसर लिखना है, कोशिश ज़रूर करनी है। और जिनको नहीं मालूम है कि PDF कहाँ पर अपलोड होता है, तो मैं उनको बता दूं कि आपको टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है, IAS दरबार, ठीक है, IAS दरबार आंसर रिव्यू, क्या दिखेगा आंसर रिव्यू, ये आपको जाकर के सर्च करना है। और अगर किसी को वो ना मिल पाए टेलीग्राम पर, तो वो मैसेज कर सकते हैं 875019 पर, आपको लिंक बता दिया जाएगा और फिर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहीं उसी ग्रुप पर आपको PDF भी दिया जा रहा है, साथ में आप अपने इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को लिख करके वहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर बेसिस पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं और ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी डाउन हो गई, हो सकता है वो प्रीलिम्स की तैयारी में बिजी हो गए होंगे। तो जो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं और इस बार एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हैं, वो प्लीज़ कंटिन्यू रखें, वहाँ पर आंसर वगैरह अपलोड करते रहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करिए। और आप यकीन मानिए आपके आंसर्स को बाकी लोग भी सुपरवाइज़ करते हैं और जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आपको कमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग प्लीज़ एक्टिव हो जाइए और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कशन की शुरुआत करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से। सबसे पहले हम लोकेशन पर जाएंगे और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। लोकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ चाइना सी में कौन कौन से देश हैं, तो हम पूरा तो नहीं देख रहे, जो मेजर है एक तो चाइना का जो एक्सपेंशन पॉलिसी है वो लैंड एरिया के साथ साथ ओशन की तरफ भी है, ठीक है, सी में भी है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो पूरा लोकेशन है, यहाँ पर भी कई सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे बहुत डिपॉजिट्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, रिजर्वॉयर हैं और इस पर चाइना की बहुत ज़्यादा नज़र है। अगर इस एरिया में कुछ ऐसा नहीं होता, जैसे आपको मालूम है कि मरीन में भी बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज पाए जाते हैं और ये बहुत बड़ा एसेट होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो अब चाइना यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उस पर चाइना को कंट्रोल करना है। और वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पे और देश हैं उनको काफ़ी दिक्कत है इस चीज़ से, जाहिर तौर पर, क्योंकि चाइना अपना दबाव बहुत बनाता है, इकोनॉमिक एंगल से उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है।
दूसरा ये आप इमेज देख रहे हैं जहाँ पर आपको स्पार्टले आइलैंड दिख रहा है, साथ में ये फिलीपाइन का हिस्सा आपको दिख रहा है, और इधर इंडोनेशिया और ये सारे देश हैं। और आप देखिए सभी लोग ये साउथ चाइना सी को बॉर्डर करते हैं, ये जो आपका साउथ चाइना सी का हिस्सा है उसमें पड़ते हैं। लेकिन चाइना क्या करता है, इसको डोमिनेट करता है। और चाइना का ये कहना है यहाँ पर आने वाले जो भी आइलैंड्स वगैरह हैं, चाहे वो पारासल आइलैंड हो, स्पार्टले हो, बाकी जो भी आइलैंड्स इंपॉर्टेंट्स, वो सब के ऊपर चाइना का अधिकार है। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लाइन खींची गई है, दैट इज़ कॉल्ड 9 लाइन। याद रखिएगा 9 लाइन ये चाइना ने ही ड्रॉ किया है। और ये कहते हैं कि जो 9 लाइन है उसके अंदर का जो पूरा एरिया है वो चाइना का पड़ता है। इसको लेकर के काफ़ी विवाद हैं, और आईसीजे में भी इसको लेके जाया गया। आईसीजे का भी वर्डिक्ट आया है जिसको कि चाइना ने इग्नोर किया था। इस तरीके के चाइना के जो एक्शंस हैं, वायलेंट अग्रेसिव एक्शन इस तरफ बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लैंड टेरिटरी में बात करें तो इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट है वो आप जान रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो देश है उसमें रशिया के साथ भी लैंड टेरिटरी पर चाइना का डिस्प्यूट है। फिर जापान के साथ अपना अलग डिस्प्यूट चल रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं अपने आसपास चारों तरफ के जो देश हैं उसमें किसी ना किसी एंगल से डिस्प्यूट कायम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनका जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, इस तरीके से जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंडिया में आप कई सारे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। उसमें आप देखते हैं कि वेलेजली, बेंटिक, इन सभी के समय में जो ये लोग गवर्नर जनरल्स रहे थे उस समय में इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया था, है ना, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है वो बढ़ती जाए, इस तरीके से प्रिंसली स्टेट वगैरह को अपने अंदर में ले लिया था। तो आपने देखा कि वहाँ पर अलग अलग जो रहे गवर्नर जनरल या वाइसराय, उनके अलग अलग नीतियाँ रहीं। यहाँ पर भी सेम अभी हम चाइना में ये देख पा रहे हैं कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पूरी सिनारियो है वो इसी बात पर बेस्ड है। अभी जी जिनपिंग साहब ये चाहते हैं कि इनका जो नाम है वो पूरा प्रॉपर तरीके से आए चाइना के हिस्ट्री में एक्सपेंशनिज्म के मामले में, और इसलिए ये अपना जो पूरा फोकस है वो एक्सपेंशनिज्म पर ही रखे हुए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर पढ़ने वाले जो इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं उनका नाम आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आपको बताती हूँ गॉस्मिया पैक्ट के बारे में, क्योंकि आर्टिकल में इन सब चीज़ों का जिक्र हो रहा है। तो आपने अभी इसके पहले का इमेज देखा, उसको भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे गॉस्मिया पैक्ट की, क्योंकि आज आर्टिकल में हम साउथ कोरिया से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करने जा रहे हैं। साउथ कोरिया के पास एक डायलेमा है, या साउथ कोरिया भी एक डायलेमेटिक सिचुएशन में है चाइना को लेकर के। वो क्या डायलेमा है इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी। नाउ द गॉस्मिया पैक्ट, व्हाट इज़ दैट? तो ये एक पैक्ट है जिसमें कि जापान के साथ को साउथ कोरिया और जापान का आपस में एक एग्रीमेंट हुआ, एक पैक्ट हुआ, और दोनों देशों ने मिलकर के आपस में डिसाइड किया था जो भी इसके फीचर्स हैं उसको। आपको बता दें कि जापान और साउथ कोरिया का भी डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा रहा है टेरिटरी को लेकर के, क्योंकि जापान ने एक बार साउथ कोरिया में, उस समय में कोरियन पेनिनसुला था वो पूरा, तो कोरिया को उसने कैप्चर किया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच में ऑब्वियसली अभी भी बहुत सारी डिस्प्यूट फैक्टर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए, और यहीं पर साउथ कोरिया और जापान के बीच में रिलेशन को नॉर्मल करने के लिए ये पैक्ट हुआ। एंड ड्यू टू द टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर द डोकोडो आइलैंड, देखिए याद रखिएगा डोकोडो आइलैंड नोन एज ताकेशिमा इन जापान, तो ये आइलैंड है विद साउथ कोरिया कंट्रोल देम, द आइलैंड आर क्लेम्ड बाय जापान। तो एक पे कंट्रोल है साउथ कोरिया का, लेकिन इसको क्लेम जापान करता है। तो ये यहाँ पर इनका डिस्प्यूट है जिस पर ये पैक्ट हुआ। और इस पैक्ट में ये कहा गया कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है ये एक्सचेंज किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, जापान और साउथ कोरिया के बीच में, वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द 1980। ये बहुत पुराना पैक्ट है, एंड द टू कंट्री हैव एक्सपेक्टेड टू साइन गॉस्मिया इन 2012। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो गॉस्मिया पैक्ट है कौन कौन से देश के बीच में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, भारत का यहाँ पर नाम नहीं है इसमें, सिर्फ जापान और साउथ कोरिया 2012 में इन्होंने साइन किया इस गॉस्मिया पैक्ट को, एंड नॉट ड्यू टू द पब्लिक आउटरीच ऑफ साउथ कोरिया अगेंस्ट द एग्रीमेंट एंड इट्स नीड टू फेल्ट। इसके बाकी सारे इसके फैक्ट्स हैं। और डोकाडा आइलैंड या फिर ताकेशिमा आइलैंड ही भी इसका नाम है। कहाँ पर लोकेटेड है देखिए, सी ऑफ जापान, अभी मैंने आपको दिखाया था सी ऑफ जापान, एक बार आप फिर से देख लीजिए, इधर है यहाँ पर सी ऑफ जापान, आप देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है पूरा सी ऑफ जापान है, यहीं पर ये पड़ता है। और इधर देखिए ये वाला हिस्सा है कोरिया, और इधर ये जापान, ये इधर इसी एरिया में पड़ता है ये, और इसी पर ये गॉस्मिया पैक्ट हुआ है। इस आइलैंड पर एक का क्लेम है और एक का कंट्रोल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट पर हम बात करेंगे, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी।
फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यूपीएससी इस पर सवाल आपसे पूछ ले या आपको इसके बारे में लिखना पड़ जाए। तो देखिए, ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। कहा जाता है कि जिस तरीके से चाइना का एक प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी तरीके से यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कॉल्ड FOIP स्ट्रेटजी, दैट मीन्स फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में, याद है आपको मैंने एक बार बताया था इंडो पैसिफिक रीजन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक इंडो पैसिफिक का रीजन पड़ता है, सबसे पहले इस वर्ड की शुरुआत कब हुई, ये सारी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इंडो पैसिफिक का जो पूरा रीजन है, वहाँ पर फ्री और ओपन तरीके से सारी कंट्री हो, किसी के राइट्स को वॉयलेट ना किया जाए, किसी पर किसी का अधिकार ना हो, और किसी को डोमिनेट ना करे कोई दूसरा देश, या जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो बना रहे। इस चीज़ को प्रमोट करने की लगातार बात होती रहती है, और कहीं ना कहीं यूएस ने भी इसी चीज़ को टारगेट किया है, सो दैट कि यूएस चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके। और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है, ये जो FOIP का पूरा स्ट्रेटजी या पूरा ग्रुपिंग है, इसको माना जाता है कि एंटी चाइना अलायंस गैदर करने की एक शुरुआत है। ठीक है, एक ऐसा इनिशिएटिव जहाँ पर एंटी चाइना अलायंस क्रिएट किया जा सके, लेकिन जाहिर तौर पर ऑब्वियसली सीधे तौर पर इस बात को कहा नहीं जाता ना। अब ये क्या है, यूएस लेड अलायंस है। अब यूएस लेड अलायंस होगा तो आज के समय में, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है इसके बीच में, चाइना और यूएस के बीच में। तो ट्रेड डिस्प्यूट और भी देशों के साथ है, जैसा आप जानते हैं, अमेरिका का। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना और यूएस के बीच में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। ट्रेड के अलावा भी अब चीज़ें पॉलिटिकल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और समहाउ एक दूसरे को कैसे डोमिनेट करना है, अब इस चीज़ की होड़ लगी है। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक ग्रुपिंग तैयार हो रही है। ध्यान दीजिएगा, एक ग्रुपिंग है, एक है यूएस की तरफ यूएस लेड ग्रुप, और दूसरा है चाइना लेड ग्रुप। ठीक है, तो हालांकि चाइना अपने आप को एक सुपर पावर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, और इसके लिए चाइना की ऐसे कई सारे नीति हैं जिससे कि बहुत सारे देश जो चाइना के आसपास के भी हैं वो इनसे नाराज़ रहते हैं। अब इसी चीज़ का फ़ायदा कौन उठाएगा, यूएस उठाएगा। और यूएस इसी बात के लिए कि आपके ऊपर जो चाइना का दबाव है उसको कम करने के लिए हम एक प्रॉपर ग्रुप रख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से ओपन हो। तो यहाँ पर किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है, मार्केट एक्सेस और नॉन इंक्लूसिवनेस, कितने सारे कोऑपरेशंस, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशंस यूएस के द्वारा। जो भी इस अलायंस में आएगा उसको स्ट्रेटजिकली सिक्योरिटी बेसिस पर हर तरीके से हेल्प किया जाएगा, कोऑपरेशंस को बढ़ाया जाएगा। और इसी का एग्जांपल अभी आपको मैं बताऊंगी डिस्कशन में, कि एग्जैक्टली जो क्वाड ग्रुप है वो किस तरीके से जब कोई डिज़ास्टर आता है तो एक दूसरे की मदद करते हैं ये लोग। और ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं FPIO के। हाँ, यहाँ पे भी अमेरिका फर्स्ट की बात है। वाइल एडवांसिंग मेड इन चाइना इन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ BRI, अमेरिका फर्स्ट अपीयर्स टू बी द सिमिलर ऑब्जेक्टिव ऑफ FOIP। तो अगर आप कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा कि BRI में जिस तरीके का जो चाइना का पर्सपेक्टिव रहा है, मेड इन चाइना या चाइना फर्स्ट पॉलिसी, या इकोनॉमिक ओवरटेक करना या स्ट्रेटजिक ओवरटेक करना, वही कहीं ना कहीं यूएस का भी एक्शन देखने को मिलता है FOIP के अकॉर्डिंगली। इसमें भी सबसे पहले तो एक क्वाड ग्रुप है जिसको आप जानते हैं। क्वाड के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देती हूँ। क्वाड जो ग्रुप है इसकी शुरुआत होती है 2007 से, आपको याद होगा, और जी जिनपिंग साहब ने पहले इसका जिक्र किया। और इसमें क्वाड में अभी 4 देश हैं। ये जो क्वाड ग्रुपिंग है इसमें 4 देश हैं। कौन कौन है, एक तो यूएस है, ठीक है, दूसरा जापान है, तीसरा इंडिया है, और चौथा ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 4 देश हैं जो क्वाड का हिस्सा हैं, और इसको माना जाता है, ये क्वाड्रिलेटरल में है। आप देखिए यहाँ पे जापान, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अमेरिका हो गया, यहाँ पर जापान हो गया, यहाँ पर इंडिया हो गया, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो माना जाता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बनाया गया है। और अब इसको क्वाड प्लस करने की बात चल रही है, कि यानी कि ये 4 देश के अलावा इसमें और भी देश हों जिसको इसमें जोड़ा जाए। यही है पूरा क्वाड, इसकी हम आगे बात करने वाले हैं। फाइन, तो अब चलते हैं आर्टिकल पर सीधा, सियोल एंड द इंडो पैसिफिक। ठीक है, अब देखते हैं इसको आप कहाँ पे एसोसिएट करेंगे। GS पेपर 2 में आ जाएगा, IR में,
मैंने आपको लगातार बताया है कि कोई भी बायलैटरल ग्रुप बन रहा हो, रीजनल ग्लोबल ग्रुप बन रहा हो, एग्रीमेंट्स हो रहे हों, ऐसी कोई भी चीज़ हो रही हो जिसका भारत पर असर पड़ सकता है, भारत के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो वो हमारे जीएस पेपर 2 का पार्ट होगा। फाइन। अब देखते हैं आर्टिकल में क्या कहा गया है। मैं आपको शुरुआत में क्रक्स समझाती हूँ, उसके बाद आप जब आर्टिकल में जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। आर्टिकल में शुरुआत हिस्ट्री से की गई है और हिस्ट्री में हम बात करेंगे साउथ कोरिया की। ठीक है, हिस्ट्री में साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया के ऊपर किस तरीके से जापान और चाइना का कहीं ना कहीं डोमिनेंस, या चाइना की वजह से जो प्रॉब्लम साउथ कोरिया को फेस करनी पड़ी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री आपके सामने डिस्कस किया गया है कि हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ है। और साउथ कोरिया के पास अभी एक डायलेमा है, डायलेमा की कंडीशन में है। एक है जियो पॉलिटिकल एक्शन और दूसरा है जियो इकोनॉमिक एक्शन। ठीक है, साउथ कोरिया के एक्शंस किस तरीके के होने चाहिए और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो इस बात पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं FOIP का भी मैंने आपसे जिक्र किया, तो आर्टिकल कह रहा है कि साउथ कोरिया किसी भी ऐसे ग्रुपिंग को ज्वाइन करने के पहले बहुत हिचकिचाता है, बहुत टाल मटोल करता है, चाहे वो क्वाड प्लस में जुड़ने की बात हो, वो FOIP में आने की बात हो, वो किसी भी ऐसे ग्रुप में जाने की बात हो जो कहीं ना कहीं बाहर से एंटी चाइना दिखाई देता है, तो वहाँ पर साउथ कोरिया बहुत संभल जाता है। और क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो साउथ कोरिया को झेलने पड़े हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत पुराने इवेंट्स को का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जब आप 1895 का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर एक बैटल हुआ, उसमें चाइना की हार हुई और जापान ने पूरा कैप्चर किया कोरियन पेनिनसुला को। और इसी में जो फॉर्मोजा आइलैंड था वो भी जापान के अंडर में गया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी जो आपको याद है ना, फॉर्मोजा आइलैंड पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जो ताइवान है वही फॉर्मोजा आइलैंड पर बना हुआ है, और उसमें सबसे अच्छी बात एक और क्या है कि उसको, वो जो ताइवान के लोग हैं या वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको ओरिजिनल चाइना मानते हैं कि हम ही चाइना हैं बेसिकली। और इसको पहले लोग भी मानते थे, जो बाकी वर्ल्ड है वो भी उसी जगह को, उसी ताइवान को चाइना, ओल्ड चाइना मानते थे। लेकिन अब जो है वो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदल रहा है। उसके बाद ये 1950s का जिक्र कर रहे हैं कि 1950s में किस तरीके से फिर से एक वॉर लाइक कंडीशन से राइज होती है, फिर यूएस के द्वारा वहाँ पर अटैक होता है, लड़ाई होती है, और उसके बाद एक एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होती है और कोरिया को दो भागों में बांट दिया जाता है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। और उसका जो खामियाजा है वो आज भी वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है, वहाँ की गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो बाकी लोगों के एक्शंस रहे हैं, खास करके चाइना के जो दो अटैक रहे हैं, उसकी वजह से साउथ कोरिया को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और चाइना की जो एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है वो अभी भी रुक नहीं रही है, चाहे आप साउथ चाइना सी की बात कर लें या फिर वो आप लद्दाख में इंडिया बॉर्डर की बात कर लें, तो हर जगह पर एक चाइना का ये जो आगे एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है वो बढ़ती जा रही है। अब इसी को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुपिंग बनती है। क्वाड ग्रुपिंग मैंने आपको बताया, यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो क्वाड ग्रुप है, ये इसका मेन मकसद क्या है कि इंडो पैसिफिक में पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन से पहले इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कोऑपरेशन क्या है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। और उसमें अब साउथ कोरिया को भी शामिल किया जाना चाहिए, ऐसी बात चल रही है। और साउथ कोरिया का भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको तुरंत बताया कि एक डायलेमा की सिचुएशन साउथ कोरिया के साथ, कि क्या उनको ज्वाइन करना चाहिए क्वाड प्लस को या फिर उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये जो क्वाड प्लस का फॉर्मेट है उसमें सियोल का पार्टिसिपेशन, अभी देखा जाए तो चाहे जितने भी डिस्कशंस डिबेट्स होते हैं, अभी अभी कोविड-19 का मामला था या कोई भी साउथ चाइना सी में या पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में कोई ऐसी दिक्कत होती है, तो वहाँ पर ये देश आपस में साथ मिलकर के काम करते हैं और पॉलिटिकल और मिनिस्ट्रियल हर लेवल पर इनका काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट रहता है एक दूसरे देशों के साथ। तो एक अलायंस अब देखने को मिल रहा है, सियोल अप्रोचेस टू FOIP टेम्पर्ड बाय चाइनीज सेंसिटिविटीज़। तो अब क्या है कि अब साउथ कोरिया अगर इंटरेस्टेड होता है FOIP को ज्वाइन करने में, या फिर अमेरिका US लेड किसी भी अलायंस को ज्वाइन करने में, तो जाहिर तौर पर वो चाइना को काफ़ी सकते में डाल देगा। और आपको याद होगा जब हम लद्दाख के इशू को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर एक बात ये कही जा रही थी कि चूंकि भारत क्वाड का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर चाइना भारत को ये बताना चाहता है कि क्वाड को ज्वाइन करना या क्वाड का हिस्सा होना भारत के लिए
अच्छा नहीं है। और ये जो बार-बार ये चाइना के द्वारा अ अ, ये स्टैंड ऑफ क्रिएट किया जाता है, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश की बात कीजिए, सिक्किम की बात कीजिए या फिर आप लद्दाख की बात कीजिए, तो उसका एक कहीं न कहीं वो ये देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इसकी वजह से क्वाड की वजह से चाइना भारत के साथ अपने अच्छे संबंधों को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। तो कहीं न कहीं साउथ कोरिया को भी ऐसा लगता है कि चाइना के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव सा इश्यू है, बट अब चाइना को खुश करना क्यों ज़रूरी है कोरिया के लिए? बिकॉज़ साउथ कोरिया के साथ एक बड़ी बड़ी बात ये है कि जहाँ तक जियोपॉलिटिकल इवेंट है वो तो है, और जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली साउथ कोरिया के ऊपर डोमिनेंस साउथ कोरिया नहीं चाहता है चाइना का अपने ऊपर। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ कोरिया अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता है, और चाइना का उधर भी उस तरफ भी जो आइलैंड हैं जिस पर कि साउथ कोरिया का स्टेक है, वहाँ पर चाइना का उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए साउथ कोरिया को ये ऑब्वियसली सियोल को ये ज़रूरी है कि वो बाकी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर के एक अलायंस क्रिएट करें और चाइना को वहाँ पर काउंटर बैलेंस करें। बट द थिंग, अगर वो ऐसा करते हैं तो जो इकोनॉमिक उनका नुकसान होता है उसको कोरिया झेल नहीं पाता है। जैसे कि चाइना साउथ कोरिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मैं आपको बता दूँ। ये अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, साउथ कोरिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कौन? चाइना, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब जब आप कहीं पर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो एक बहुत ही कमज़ोर कड़ी होती है सामने वाले के लिए कि वो आपको झुका सकता है। इसका एक एग्जांपल देते हैं, 2017 में जब थार्ड क्राइसिस हुई थी, तो आपको याद होगा थार्ड क्राइसिस में वहाँ पर साउथ कोरिया में थार्ड जो मिसाइल है अ, उसका यूएस का उसको प्लेस किया जा रहा था, और ये जो मिसाइल सिस्टम है इसके खिलाफ था ऑब्वियसली चाइना, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मिसाइल सिस्टम है। और इस समय में 2017 में फिर साउथ कोरिया पर इकोनॉमिकली अटैक किया था चाइना ने, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकली नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि वो भी मिसाइल लेकर के आ गए और लड़ाई शुरू कर दी, ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इकोनॉमिकली टारगेट किया जो साउथ कोरिया की कंपनीज थी, खास करके वहाँ का जो इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, या वहाँ की इम्पोर्टेंट जो कंपनी हैं उनको अटैक किया, और बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा साउथ कोरिया को। तो उसके बाद साउथ कोरिया को झुकना पड़ा और 3 एग्रीमेंट्स करने पड़े, 3 नो, यानी कि वो ऐसा क्या नहीं करेंगे वो उन्होंने बताया। तो देखिए क्या-क्या नो में कहा है। नो एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ थर्ड बैटरीज़, तो इन्होंने कहा कि अब जितने डिप्लॉय हो चुके उसके बाद कोई और नया डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरा इन्होंने कहा नो इंटीग्रेशन इनटू यूएस लेड रीजनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो यूएस लेड कोई भी रीजनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं करेगा साउथ कोरिया, इसके लिए ने हामी भरी। और तीसरा कहा कि कोई ट्राइलेटरल अलायंस यूएस और जापान के साथ साउथ कोरिया नहीं बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जापान और यूएस दोनों से ही चाइना को दिक्कत है, और चाइना ने सीधे तौर पर ये कहा कि अगर आप हमारे साथ इकोनॉमिक रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको यूएस जापान के साथ कोई भी ट्राइलेटरल अलायंस नहीं बनाना होगा। ये बात कब हो रही है? 2017 में हो रही है। अब इसके पीछे थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसके पहले क्या-क्या था। तो इसके पहले की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी-सी अलग थी। 2016 में, मतलब इसके पहले साउथ कोरिया का यूएस और जापान के साथ एंगेजमेंट बहुत अच्छा था। चाहे वो रेस्क्यू एक्सरसाइज़ हो या फिर वो नवल एक्सरसाइज़ेज़ हों, तो इन दोनों, ये तीनों देश मिलकर के आपस में कोऑपरेट करते थे, एंगेज हो रहे थे। और साउथ कोरिया ऑब्वियसली जापान और यूएस के साथ अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा हुआ था। लेकिन 17 में आकर के ये चीज़ें होती हैं, और उसके बाद चाइना ने कहीं न कहीं साउथ कोरिया को झुकने पर, इस बात पर मजबूर कर दिया कि जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वहाँ पर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, अगर पॉलिटिकल कोऑपरेशन साउथ कोरिया इन देशों के साथ बढ़ाता है तो। और ज़ाहिर तौर पर साउथ कोरिया की डिपेंडेंसी है इन चीज़ों पर। यहीं पर ये GSOMIA का भी ज़िक्र करते हैं, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो एग्रीमेंट था वो किन-किन के बीच में था, जापान और साउथ कोरिया के बीच में था। एंड इसके अलावा जो अभी D10 क्लब बनाने की बात हो रही है, D10 आपको याद होगा, D10 समिट द फीचरिंग द G7 मेंबर्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। जो G7 मेंबर हैं, G7 मेंबर में 3 और देश को बढ़ाने की बात चल रही है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। इस पर हमने डिस्कशन भी किया था। G7 जो ग्रुप है, जो पहले G8 था जिसमें से कि रशिया बाहर हो गया, और अब इसमें बात चल रही है कि इन देशों को, और इवन रशिया को भी इंक्लूड करने की बात चली थी, इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो इससे
कहीं न कहीं साउथ कोरिया को इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि क्योंकि साउथ कोरिया भी ये चाहता है कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इनके पास एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्गनेस का होना बहुत ज़रूरी है। इनका बाकी देशों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जो समय पर साउथ कोरिया की मदद कर सके और चाइना के डोमिनेंस से इनको बचा सके। बिकॉज़ चाइना का डोमिनेंस साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वहाँ पर जो आइलैंड्स हैं उनको कैप्चर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें 2019 का ज़िक्र है। एक नया डेवलपमेंट हुआ साउथ कोरिया और यूएस के बीच में, जब रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ओपननेस, इंक्लूसिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने की बात की गई इंडो पैसिफिक रीजन में। तो जाहिर तौर पे ये सारी बातें अमेरिका चाइना को अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन स्टिल जो साउथ कोरिया है उन्होंने ये स्टेप्स लिए ताकि इस इंडो पैसिफिक रीजन में पीस को मेंटेन किया जा सके। और अब वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने एक और काम किया, बीआरआई को सपोर्ट किया और बीआरआई के थ्रू अपना जो एंगेजमेंट है वो यूरेशिया में लेकर के जाने में का इन्होंने सोचा कि जो बीआरआई है उसको सपोर्ट करके हम उस तरफ पहुंच सकते हैं। तो और दूसरी तरफ एआईआईबी के बारे में आप जानते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसमें सियोल की मेंबरशिप है, हैज़ फैसिलिटेटेड इट्स एंगेजमेंट विद चाइनाज मेनी रीजनल इनिशिएटिव्स। तो ऑब्वियसली इसके चाइना के ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर साउथ कोरिया का उसमें कोऑपरेशन है। और अब इंडो पैसिफिक का अगर जिक्र करते हैं तो साउथ कोरिया हैज़ अ वाइटल स्टेक इन डायनामिक्स ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में साउथ कोरिया का स्टेक भी बहुत बड़ा है और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो जेन्युइन तौर पर डिफेंस कोऑपरेशन ये चाहते हैं क्वाड और एशियान कंट्रीज़ के साथ मिलकर के, और ये कोऑपरेशन इनको मिलता भी है। चाहे वो इंडिया की तरफ से K9 वज्र का हो, या फिर वो यूएस का हेल्प हो, या वो जापान का हेल्प हो। और इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम जो एशियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स को, कोऑपरेशंस को मजबूत करने में सियोल लगा हुआ है। तो एक यहाँ पे साउथ कोरिया को एक ऑल्टरनेटिव बताने की कोशिश की जा रही है टुवर्ड चाइना, कि चाइना का एक ऑल्टरनेटिव साउथ कोरिया हो सकता है। देखिए साउथ कोरिया को क्या डर है, इकोनॉमिक इसका डर है ना चाइना के साथ। तो अगर इकोनॉमिक रिलेशन बाकी देशों के साथ मजबूत हो जाते हैं साउथ कोरिया के, तो फिर चाइना का जो डोमिनेंस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और इनके टाइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। when they does why they does all prevaricate the when it comes to align with the Indo-Pacific architect backed by the US। तो आखिर आखिर क्यों सियोल यूएस को में को सपोर्ट नहीं करता, या यूएस लेड किसी भी अलायंस में आना नहीं चाहता है, या डरता है, टालमटोल करता है? उसके पीछे का कारण चाइना है। और अभी ये जो चाइना, यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे देशों को परेशानी का सामना रहा है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया को एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जाए टेलीकॉम, डिजिटल, एआई, इन सारी फील्ड्स में, और कोऑपरेट किया जाए, तो इससे चाइना के दबाव को कम किया जा सकता है। अगले आर्टिकल पर चलते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल है आरबीआईज डायलेमा। आज हम डायलेमाज ही देख रहे हैं। आरबीआई के पास भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है। ऑब्वियसली कोविड क्राइसिस में हर एक सेक्टर, हर एक मिनिस्ट्री, हर एक कंपनी या हर एक इंसान एक अलग तरीके के डायलेमा में। तो करंट क्राइसिस हैज़ एक्सपोर्ड लिमिटेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या लिमिटेशंस है, इसकी हम बात करते हैं। तो जैसा आपको मालूम है कि कोविड-19 या उसके पहले जो स्लो डाउन की कंडीशन थी, इसमें कई सारे मेजर्स, कई सारी पॉलिसीज़ आरबीआई के द्वारा लिए गए ताकि मॉनेटरी पॉलिसीज़ को ईज़ किया जा सके, पॉलिसी रेट को कम किया जा सके, और जो लिक्विडिटी है मार्केट में उसको बढ़ाया जा सके। इसके लिए कई सारे एक्शन लिए, जैसे कि इन्फ्लेशन ग्रोथ मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट। तो ये याद रखिएगा सारे टर्म्स को, ग्रोथ मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट्स, इन सबको यहाँ पर कंटिन्यू किया। बट कॉन्ट्राडिक्टरी ये रहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत काम नहीं आ पाई हैं अभी तक बैंकिंग फ्रेमवर्क से अगर देखा जाए तो। नाउ टेक द मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें क्या टारगेट दिया गया, इसका मेन फंक्शन क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनको अपने इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करना है, 4 ± 2 में रखना है। और अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि इस समय में ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि जो बेंचमार्क सेट किया गया है चीज़ें उसके अंदर हैं या फिर उसके अंदर नहीं हैं ना। कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। क्वेश्चंस में क्या क्या है, दैट शुड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बी ड्रिवन बाय ग्रोथ कंसिडरेशन और शुड शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन कंसर्न्स डोमिनेट। क्या, देखिए, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का लॉन्ग टर्म का प्लान है कि आपको इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करना है,
4+-2 में रखना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको लिखित में बताना होगा। तो ये कह रहे हैं कि क्या, और दूसरा है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो ग्रोथ को कंसीडर कर रही है या फिर वो शॉर्ट टर्म की इन्फ्लेशन कंसर्न्स को देख रही है। क्योंकि अभी दो चैलेंजेस हैं कि जब आप इकोनॉमी के टर्म्स में बात करते हैं, तो एक तो आपको जो जीडीपी ग्रोथ नीचे जा रहा है उसको भी आपको ऊपर लेकर के जाना है। तो क्या हमारा फोकस जीडीपी ग्रोथ को ऊपर लेके जाने में है, या फिर हम अभी जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी हो रहा है, हम उसको मैनेज करें। दूसरा सवाल ये है कि कोविड जो है, इज कोविड इन्फ्लेशनरी और डिस इन्फ्लेशनरी? क्या कोविड के समय में एक इन्फ्लेशनरी कंडीशन को देखा गया या फिर डिस इन्फ्लेशनरी मेजर्स को देखा गया? और फिर अगला सवाल ये है कि बट डिस इन्फ्लेशनरी ओवर द मीडियम टर्म। तो एक तरफ तो सप्लाई एक शुरुआत में तो इन्फ्लेशनरी रहा शॉर्ट रन के लिए, क्योंकि अचानक से सब कुछ बंद होने लग गया तो चीज़ों के दाम बढ़ गए, और उसका पीछे का कारण क्या था? डिमांड नहीं बल्कि सप्लाई कंस्ट्रेंट का आ जाना। सप्लाई कंस्ट्रेंट आने की वजह से इन्फ्लेशनरी दिखा, लेकिन उसके बाद मीडियम टर्म में ये डिस इन्फ्लेशनरी दिखने लगा। क्या ऐसा है? अगला सवाल ये है कि सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस आउटवेइंग द इफेक्ट ऑफ फॉल इन डिमांड। तो क्या डिमांड में इसलिए बहुत ज़्यादा कमी आ गई? क्या ऐसा बिलीव करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? And the current rise in the inflation is driven by the supply chain dislocation owing to the lockdown. तो अब आगे का जो मेजर्स हैं वो किस तरीके के होने वाले हैं, सप्लाई चेन को कैसे नॉर्मल किया जा सकता है, तो इस तरीके के कई सारे सवाल हैं जिसको कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यहाँ पर रेज करने की और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एंड नाउ द थिंग इज़ कि इफ़ ऑन बैलेंस कोविड इज़ लाइकली टू बी डिसइन्फ्लेशनरी ओवर द मीडियम टर्म। तो ऐसा लग रहा है कि जो मीडियम टर्म में कोविड का इम्पैक्ट रहा वो डिसइन्फ्लेशनरी रहा। इसके पीछे के कई सारे कारण से आप जानते हैं, पैसे का कम हो जाना, सप्लाई कंस्ट्रेंट हो जाना, एंड इसकी वजह से भी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है या हुई। एंड ट्रांसमिशन ऑफ रेट कट टेक्स टाइम। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या कर रही है? रेट कट कर रही है, पॉलिसी कट कर रही है, ताकि जो ट्रांसमिशन है वो हो पाए, यानी कि लोगों तक लिक्विडिटी पहुंच पाए, पैसे पहुंच पाए। बट इज़ इट सो ईजी? जो ट्रांसमिशन है वो इतना आसान नहीं है, इसमें समय लगता है, और तब तक के लिए आपको चीज़ों को ईज़ करना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड वरीज ऑफ द लोअर रेट्स ट्रांसलेटिंग ऑफ टू हायर फ्यूचर इन्फ्लेशन में प्रूव टू बी मिसप्लेस्ड कंसिडरिंग द एक्सटेंट ऑफ द फॉल इन डिमांड। और यहीं इन द मीन वाइल क्या होता है कि आप रेट तो कट कर रहे हैं, लोअर रेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से फ्यूचर में इन्फ्लेशंस बढ़ सकते हैं। और एक तरफ क्या है कि डिमांड के कम होने की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो लोन वगैरह भी ले नहीं रहे हैं, तो क्रेडिट आगे पास नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग डायलेमा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने में है। तो वो कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। Now, will a few more month a data and uncertainty this not a cyclical deviation but the structural downshift? अब कुछ समय के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही, यहाँ पर पॉलिसी की कमी थी, या फिर ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, या फिर ये साइक्लिकल प्रॉब्लम था। आपको पता नहीं कि साइक्लिकल में क्या होता है। अगर साइक्लिकल ग्रोथ डाउन जाता है तो ये एक नॉर्मल सी कंडीशन होती है। अगर एक बार अप हुआ है तो एक बार वो डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, तो ये साइक्लिकल स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन जब स्ट्रक्चरल स्लो डाउन होता है, स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, तो वो उसके पीछे का कारण होता है पॉलिसी मेजर्स, और जो नियम कानून बनाए गए सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, वो उसके पीछे का कारण बने, जिसकी वजह से कि स्लो डाउन देखा गया। तो अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास चैलेंज ये है कि वो कैसे ग्रोथ को मेंटेन करें, वो कैसे इन्फ्लेशन को मेंटेन करें, दोनों को एक साथ कैसे मेंटेन किया जाए। और करंट क्राइसिस जो है, that is obviously a contradictory condition between the MPC operation and the RBI debt and currency management function। तो ये जो RBI के अपने ऑपरेशंस हैं जिसमें कि करेंसी को मैनेज करना और अदर फंक्शनिंग्स हैं, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को नॉर्मलाइज करना, और दूसरी तरफ MPC का जो ऑपरेशन है, MPC के जो टारगेट्स हैं उनको मेंटेन करना, इसके बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। और RBI को कैसे इसको मैनेज करना है, ये इसके लिए ऑब्वियसली कई सारे प्रोग्राम्स को चलाने की ज़रूरत है। द आरबीआई इज टास्क्ड विद इंश्योरिंग द गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम सेल्स थ्रू द स्मूथली, एंड इट हैज़ कैरीड अ सेवरल राउंड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस पॉपुलरली नोन एज द ऑपरेशन स्विफ्ट। इसके लिए आरबीआई ने ऑपरेशन स्विफ्ट का भी, ऑपरेशन ट्विस्ट का भी सहारा लिया था। इस तरीके से जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको बेचे गए, खरीदे गए,
ऐसे कई सारे एक्शंस ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई ने कंडक्ट किया ताकि नॉर्मल किया जा सके सिचुएशन को, बैलेंस किया जा सके सिचुएशन को। फर्दर द आरबीआई इंटरवेंशन द करेंसी मार्केट, और अब आरबीआई करेंसी मार्केट में भी इंटरवेंशन करना चाह रही है कि कैसे करन जैसे रुपी को अप्रिशिएट करके या इन तरीके के मेजर्स को लेकर के मार्केट को नॉर्मल किया जाए, डेट मैनेजमेंट करके नॉर्मल किया जाए। एंड द सेंट्रल बैंक मस्ट डेवलप अ क्लियर स्ट्रेटजी। तो अब सेंट्रल बैंक को एक क्लियर कट स्ट्रेटजी अपनाना होगा कि वो किस तरफ किस चीज़ को चुन रहे हैं। डायलमा का जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उससे बाहर आना होगा और एक एक कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल जो भी लिमिटेशंस हैं उसको टेस्ट करते हुए और एक प्रॉपर पॉलिसी मेजर्स को बनाना चाहिए कि हमें क्या आगे का प्लान है, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो टारगेटेड रहे, वो बैलेंस रहे और एक लिमिट से ज़्यादा आगे ना जाए। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। आज आपको 32 नंबर से क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप आपका फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज़ से बाहर आ जाइए। ये मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जिस कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो अभी अगले 5 सालों तक रहने वाले हैं। तो व्यय वंदना योजना है या ऐसे जो भी हम लोग स्कीम्स को डिस्कस कर रहे हैं, ये करंट अफेयर्स का पार्ट हैं और ये भी अगले 1-2 साल तक ऐसे ही चलने वाले हैं। तो इसीलिए आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर किया कीजिए। तो आज आपसे व्यय वंदना योजना के बारे में पूछा गया है और दूसरा सवाल है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए ही है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है? अगर पता है तो बताइएगा ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है, और 5 साल के लिए इसको लाया गया है। अगला सवाल है 34 नंबर क्वेश्चन, पीएम उज्ज्वला योजना। देखिए पीएम उज्ज्वला योजना कितना पुराना योजना है, लेकिन आज भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिकॉज आज भी ये न्यूज़ में है और ये कल भी न्यूज़ में रहेगा। तो जो भी चाहे इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या अगली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके सभी के लिए इम्पॉर्टेंट। फिर आपसे अगला सवाल 35 नंबर है मनरेगा के लिए, और मनरेगा के बारे में हमने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं, तो आप इसका आंसर भी कर पाएंगे। इसमें आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, और फिर इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। 36 नंबर क्वेश्चन है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जो अभी अभी न्यूज़ में था और अक्सर न्यूज़ में बना होता है क्योंकि ये हर साल खास करके बिहार के कुछ हिस्सों में, मुजफ्फरपुर वाले हिस्से में देखा जाता है। और ये जो बीमारी है ये क्या है, कैसी, इसके बारे में आपको बताना है। कोविड-19 से आपसे अगला सवाल है 37 नंबर क्वेश्चन, आंसर ज़रूर कीजिएगा। और जो प्रीवियस डे का क्वेश्चन था 27 से 31 तक का आंसर यहाँ पर आपको गिवन है। 27 में ए इसका आंसर है। एमएसएमईज़ का जो क्राइटेरिया है इसको याद कर लीजिए कि टर्नओवर का अभी जो रिवाइज क्राइटेरिया है उसमें टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट कितना रखा गया है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 1 करोड़, 10 करोड़ और 20 करोड़ कर दिया गया है। टर्नओवर की बात करें तो 5 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ कर दिए गए हैं। तो आप सारे आंसर्स को प्लीज़ चेक ज़रूर कर लेंगे, मिला लेंगे और इसको एक बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। कल फिर से मिलते हैं। आंसर ज़रूर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।